सवाल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज की कड़ी में हम जुड़ने जा रहे हैं गणित विषय के साथ। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ समय से रतिया के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी प्राध्यापक साथियों द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है विद्यार्थियों की शंका समाधान में। उनको किसी भी विषय में पढ़ते समय जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो दिक्कतें उनको आ रही हैं, उनको हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करते हैं और उनके सवालों का यथासंभव सब जो जवाब है वो उनका पहुंचाएं। तो अभी आज का विषय है गणित, जिसके लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं गणित एक्सपर्ट, मैथ्स एक्सपर्ट सुरेश रोहिला जी। तो आइए जुड़ते हैं सुरेश रोहिला जी से। कार्यक्रम देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज मेरा सवाल कार्यक्रम में हम जो चैप्टर है कक्षा 10 का गणित में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न एक अंक के हैं जो कि MCQ टाइप होते हैं, और एक प्रश्न जो होता है वो 4 अंक का होता है जो सब्जेक्टिव होता है। लेकिन लास्ट ईयर 2020 के पेपर अगर उठाते हैं उनमें देखें तो MCQ का जो ऑप्शनल टाइप था वो नहीं मिला हमें। एक अंक में ही हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो इस प्रकार अब MCQ का जो पैटर्न है वो लगभग खत्म मानेगा। तो शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति जो कि 6 अंक की है। चलिएगा, अब आपके सामने जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये जो लाइन है इसका नाम है एक्स एक्सिस, और जो ये लाइन है ये आपके पास आ गई है वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पर मिल रहे हैं उसका नाम हमने दिया है 0 0 केंद्र। इसका हम ओरिजिन भी कहते हैं और इसका नाम केंद्र भी है। अब यहीं से दोनों लाइनें शुरू हुई। अगर आप इस दिशा में बढ़ते हैं तो हम 1 2 3 4 5 6 और इस प्रकार ये इंफिनिटी तक जाएगा। और जब इसकी विपरीत दिशा में हम जाएंगे तो वो अपने पास -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चलता जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। अब इसका नाम एक्स एक्सिस है। इसी प्रकार ऊपर जो ये लाइन है इसके परपेंडिकुलर है। ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो हम पाते हैं 1 9 3 4 5 और ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। और इसी प्रकार नीचे की तरफ जाओगे -1 -2 -3 -4 -5। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। ये दोनों का केंद्र कहलाता है। यहाँ पर एक्स लाइन का एक्स भी 0 है और वाई का 0, यही से बिंदु स्टार्ट होते हैं। अब मान लीजिएगा आप कोई बिंदु दिखाना चाहते हैं कि कौन से क्वार्टर में है। उदाहरण के लिए हमने ले लिया 2 और 3 कि कौन से क्वाड्रेंट में है। एक अंक का प्रश्न पूछा जाता है, पूछा कि क्या है 2019 के पेपर में पूछे गए हैं कि दिए गए बिंदु को आपने ये बताना है कि ये कौन से क्वार्टर में है। अब यहाँ पर बताना चाहिए आपको कि ये हमेशा एक्स एक्सिस होता है और ये हमेशा वाई एक्सिस होता है। अब एक्स कितना लेना आपने 2, यानी आप 0 से शुरू करेंगे 0 1 2, हम 2 चले गए हैं। अब y कितना चलना है 3, और जो कि पॉजिटिव ही है। तो पॉजिटिव y का अंक है ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे 1 2 3। तो ये जो बिंदु आया आपके पास P, इसमें x कितना है 2 है और y कितना है 3 है। यहाँ से चले और यहाँ पहुंच गए। तो ये इसका निर्देशांक आ गया है। अब ये कौन से क्वार्टर में है? ये पहला क्वार्टर। इसी प्रकार ये आपका सेकंड क्वार्टर होता है, ये आपका थर्ड क्वार्टर होता है और ये आपका फोर्थ क्वार्टर होता है।
इस क्वार्टर से संबंधित जो प्रश्न बनता है वो यही होता है कि आपको ये बताना है कि दिया गया बिंदु कौन से क्वार्टर में आता है। एक और उदाहरण और देते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि -3 और 2 कौन से क्वार्टर से बिलोंग करता है, ये आपसे पूछा जाए। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें, x का मान -3 है, तो कहाँ चलेंगे? 0 1 2 3, -3 आ गया है। और y कितना चल रहा है? 2, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, और y पॉजिटिव कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो यहाँ से चलेंगे 1 और 2, 0 से -3 की तरफ चले, y हमें 1 2 चले, 1 2। तो ये जो बिंदु आया है ये आपका क्या आ गया है? -3 और 2 आ गया है, जो कि सेकंड क्वार्टर में है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि -3 और -4 कौन से क्वार्टर में होगा, तो इसको हम बता देते हैं कि कौन से क्वार्टर से बिलोंग करता है? सेकंड क्वार्टर से बिलोंग करता है। अब इसी प्रकार -3 और -4, अब x का मान -3 है, यानी x -3 चलना है और y -4 चलना है। 0 1 2 3, x -3 चले और y -4 चलना है। माइनस ऑफ y नीचे की तरफ है, तो हम नीचे चलेंगे 1 2 3 और 4। तो यही बिंदु x -3 है और y -4 है। ये बिंदु कौन से क्वार्टर में आ गया? आपका थर्ड क्वार्टर में आ चुका है। इसी प्रकार जिसको हम कहेंगे ये बिंदु आपका किससे बिलोंग करता है? थर्ड क्वार्टर से बिलोंग करता है। आइएगा नेक्स्ट लेते हैं। मान लीजिएगा उसने आपसे पूछा कि 2 और -3 कौन से क्वार्टर में है। आप इसको कैसे निकालेंगे कि x का मान आपके पास 2 आ गया है और y का मान -3 है, तो x का मान 1 2 चले और y -3 है, जो कि नीचे की तरफ आएगा 1 2 3। तो ये जो बिंदु आएगा, x आपने 2 चला है, y -3 चले, तो ये बिंदु आपके पास आ गया है 2 एंड -3, जो कौन से क्वार्टर में है? फोर्थ क्वार्टर में। इस प्रकार इन दोनों लाइनों ने पूरे बोर्ड को 4 भागों में बांट दिया है, या 4 क्वार्टरों में बांट दिया है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि देखिएगा x क्या आपके पास पॉजिटिव है, y क्या है? पॉजिटिव है। इस क्वार्टर में दोनों बिंदु x और y दोनों ही पॉजिटिव होंगे। दूसरे क्वार्टर में आइएगा, x का मान क्या है? नेगेटिव है, y का मान क्या है? पॉजिटिव है। तो दूसरे क्वार्टर में हम कहेंगे कि x पॉजिटिव ले रहा है और y नेगेटिव ले रहा है। थर्ड क्वार्टर में आइएगा, x क्या चल रहा है? आपका नेगेटिव चल रहा है, y क्या चल रहा है? नेगेटिव चल रहा है। तो इस प्रकार थर्ड क्वार्टर में x और y दोनों ही नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ में आइएगा, x क्या चल रहा है? आपका पॉजिटिव, y क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो फोर्थ क्वार्टर में आप कह सकते हो कि x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। तो ये एक अंक का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि दिया गया बिंदु कौन से क्वार्टर में है। आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोटबुक पे भी नोट करें। आइए अब हम निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच दूरी कैसे निकाली जाती है इसको समझते हैं। मान लीजिएगा आपके पास एक P पॉइंट है जो कि x1 और y1 है, और एक पॉइंट है क्या जो कि x2 y2 है। अब हमें इन दोनों के बीच में दूरी निकालनी है। अब ये P है, तो ये जो मान आपका आ गया है ये आपके पास y1 हो गया है, और x1 ये x1 है, तो ये डिस्टेंस आपने x1 ट्रेवल किया। यहाँ से आपने ओरिजिन आपका यहाँ से चले x1 और y1। इसी प्रकार x2 y2 क्या होगा कि आप यहाँ से चले और आपने x2 जो दूरी है उसको आपने तय किया। अब y2 ऊपर की तरफ गए, तो ये आपके पास क्या पॉइंट मिल गया है, तो ये आपके पास क्या आ गया है y2 आ गया है। अब यहाँ पर आप ये मान के चलना है कि x1 और y1 दोनों
ही पॉजिटिव है। अब अगर इस P को यहाँ पर मिला दिया जाए क्या से, तो ये जो रेखा है इसके समांतर हो गई है। P क्या पहले इसको हम R नाम दे देते हैं और P एंड क्या को हमने मिला दिया। तो इस प्रकार हम एक समकोण त्रिभुज प्राप्त करते हैं। अब समकोण त्रिभुज में आपके पास PR का मान क्या बनेगा? PR का मान क्या बनेगा? देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ये x2 है और ये x1 है, तो ये जो भाग रह गया आपके पास ये क्या हो जाएगा x2 माइनस में x1। समझ में आ रहा है? ये x2 है और ये x1 है। अगर x2 में से x1 घटाएंगे तो ये पार्ट रह जाएगा। इसी प्रकार ये पार्ट क्या बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास y2 है और इस y2 में से अगर ये पार्ट जो कि y1 है घटा दें तो हमें ये मिल जाएगा। यदि y2 अगर y2 में से ये y1 पार्ट घटा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है। अब हमें इनका मान प्राप्त हो गया है। अगर अब ध्यान से देखा जाए तो P क्या एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमें पाइथागोरस प्रमेय का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं कि P क्या का जो वर्ग होता है वो आपके पास PR वर्ग प्लस में R क्या होगा वर्ग है। अब PR आपने क्या निकाला है वो कि x2 माइनस x1 है। x2 माइनस x1 का वर्ग जमा में R क्या निकाला हमने y2 माइनस y1 का वर्ग। तो इस प्रकार हमारे पास P क्या का वर्ग आ गया है। तो हम अगर P क्या निकालें तो क्या आएगा प्लस माइनस x2 माइनस x1 का वर्ग जमा में y2 माइनस y1 का वर्ग। क्योंकि P क्या हुए डिस्टेंस है, दूरी है, तो इसलिए इसको हम नेगेटिव नहीं लेंगे और P क्या हो हमारे पास क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है उसका सूत्र प्राप्त हो जाता है। P क्या हो इसका मतलब क्या हो में से P वाले कोऑर्डिनेट बताने। P में x1 है और y1 है, क्या हो में x2 y2 है। जब भी आप P क्या निकालेंगे क्या हो में से P वाले x2 माइनस x1 जमा में y2 माइनस y1। देखिएगा ये जो कोऑर्डिनेट आपके पास है ये क्या पॉइंट का है, क्या में से P वाले कोऑर्डिनेट, क्या में से P वाले कोऑर्डिनेट घटाने हैं और साथ में आपको लिखना है यूनिट कितना है या इकाई। तो इस प्रकार हमें डिस्टेंस सूत्र का पता चलता है। आइए इसको एक उदाहरण में करते हैं कि दिए गए उदाहरण में डिस्टेंस सूत्र से किस प्रकार हम प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं। अब हमारे पास दो बिंदु दिए हुए हैं, एक है P और एक है क्या, जिनके निर्देशांक हमें प्राप्त है। अब P और क्या के बीच की दूरी निकालनी है। जैसा कि हम सूत्र पढ़ चुके हैं P क्या का जो दूरी का सूत्र है वो यहाँ पर हम लगा देते हैं। P क्या बराबर है, देखिएगा आपने क्या में से P वाले घटाने। अब क्या का 4 माइनस 2 का वर्ग आएगा प्लस में 1 माइनस 3 का वर्ग और इस पूरे का हमें लेना है वर्ग। ठीक है, x में से x वाले कोऑर्डिनेट कटेंगे, y में से y वाले कटेंगे। अब इसको हल करने पर हम प्राप्त करते हैं 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू
टू का स्क्वायर किया 4 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर किया वो भी 4 आएगा। तो हमारे पास आ गया है वर्गमूल 8। वर्गमूल 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर है वर्गमूल 4 गुना में 2। अब वर्गमूल 4 क्या होता है, 2 होता है, और ये आ गया वर्गमूल 2। इस प्रकार हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिए गए दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकाल सकते हैं। आइए एक अन्य उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में पूछा गया है कि x और y के बीच में एक ऐसा संबंध स्थापित करें जिससे जो P बिंदु है A और B बिंदु से एक समान दूरी पर हो। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जो आपका P बिंदु है, ये बिंदु जो है आपके A बिंदु दिया गया है और जो B बिंदु दिया गया है उनसे एक समान दूरी पर है, सम दूरी पर है। तो x और y के बीच में क्या संबंध है, आइए हम करते हैं। अब क्योंकि प्रश्न वाले ने कहा है कि जो P है A से भी और B से भी एक समान दूरी पर है, तो इसी को हम लिख देते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे कि AP बराबर है BP, क्योंकि P B से भी और P A से भी एक समान दूरी पर है। अब जो दूरी का सूत्र है अगर हम उसको लगाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है, P में से A वाले कोऑर्डिनेट आपने घटा देने हैं, यानी P में क्या है x, और x में से x वाला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 7 जमा में y घटा में a का वर्गमूल। ये आपके पास AP आ गया है। इसी प्रकार BP, P में से B वाले घटाने हैं। P में क्या आपके पास x है और B में क्या है 3 है का वर्ग जमा में y घटा में 5 का स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल हो गया है। अब दोनों वर्गमूल है तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम हटा देंगे। दोनों वर्गमूल हटाने पर हम प्राप्त करते हैं कि दोनों का जो वर्गमूल है वो कैंसिल हो गया है। अब आपके पास क्या बचा है, a माइनस b का वर्ग। a माइनस b का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग जमा में b का वर्ग माइनस 2ab। इसी प्रकार इस पर लगा हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू में b, क्योंकि a का मान a है, b का मान 1 है, a का मान सॉरी y है, बराबर है। इसी प्रकार इस पर लगाए हम a माइनस b का वर्ग, a का वर्ग जमा में b का वर्ग घटा में 2 इंटू में a इंटू में b। इसी प्रकार इस पर जब लगाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, a का वर्ग जमा में b का वर्ग माइनस 2 इंटू में a इंटू में b। चलिएगा इसको हल करते हैं। इसको हल करने पर हम प्राप्त करते हैं x स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 14x जमा में y स्क्वायर जमा में 1 घटा में 2y, और इधर से हल करने पर हमें मिल रहा है x स्क्वायर जमा में 9 घटा में 6x और जमा में y स्क्वायर जमा में 25 और घटा के 10y। आप दोनों साइड देखें, हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर चला गया। अब हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास है माइनस के
14x माइनस के 2y, 49 और 1 ये आपके पास 50 बनेगा इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास क्या है, माइनस का 6x है और माइनस का 10y है, और हमारे पास क्या बच गया है, एक 9 है आपके पास और एक 25 है। 25 और 9 को हमने जोड़ा तो हम प्राप्त करते हैं 34। आप सभी को एक साइड में शिफ्ट कर दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, बराबर है माइनस का 6x माइनस का 10y और प्लस का 34। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का जो 14 है ये आ कर यहाँ पर प्लस का 14x हो गया और माइनस का 2y प्लस का 2y हो गया, प्लस के 50 माइनस के 50 हो गया और उधर क्या बच गया आपके पास 0। चलिए हल करते हैं। अब 14x प्लस का है और माइनस के 6x है, इसको हल करने पर हम प्राप्त करते हैं 14 माइनस 6 8x। y के लिए हल करें, माइनस का 10 है y है प्लस का 2y है, इन दोनों को हल करने पर हम प्राप्त करते हैं माइनस का 8y। इसी प्रकार अगर 34 और माइनस 50 को हल किया जाए तो 29 में से अगर माइनस के 50 जाएंगे तो आपके पास माइनस का 16 आ गया, बराबर आ गया 0। 8 आप अगर कॉमन लें तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 2x माइनस के 2y और प्लस के 2 और माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो x और y का जो रिलेशन है, जो संबंध बनेगा वो ये होगा। 8 से कैंसिल किया था तो x माइनस y माइनस का 2 बराबर 0। तो x और y में क्या रिलेशन बन गया है कि x माइनस y माइनस के 2 बराबर 0। तो ये x और y के बीच में संबंध स्थापित हो गया है कि p जो है a और b से संबंध दूरी पर है, एक समान दूरी पर है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो है कोलिनियर पॉइंट या संरेखित बिंदु भी कह सकते हैं। संरेखित बिंदु क्या होते हैं, आइए समझते हैं। ये एक बिंदु है, ये दो बिंदु, इन दो बिंदुओं से हमेशा एक रेखा खींची जा सकती है। कोई भी दो बिंदु होंगे, जब भी उनको मिलाते हैं तो हमारे पास एक रेखा प्राप्त होती है। आइएगा एक अन्य उदाहरण लेते हैं, 2 और 3। क्या एक ऐसी रेखा खींची जा सकती है जिस पर तीनों बिंदु आ जाए। या तो आप इनको मिलाओगे तो ये रह गया, इन दोनों को मिलाओगे तो ये बिंदु रह जाता है। यानी हम कोई एक ऐसी रेखा नहीं खींच सकते जिस पर ये तीनों बिंदु आ जाए। तो इस प्रकार ये त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये बिंदु क्या है, संरेखित बिंदु नहीं है। 1 2 3। अब इन तीन बिंदुओं को अगर हम मिलाएं तो क्या प्राप्त होता है, एक रेखा प्राप्त होती है। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं संरेखित बिंदु। जब वे एक रेखा पर नहीं आते तो उनको कहते हैं हम असंरेखित बिंदु, जिनको एक ही रेखा पर नहीं है। जब एक रेखा पर नहीं होंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण होएगा, नहीं तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा, एक रेखा बनेगी। आइए एक प्रश्न लेते हैं जिसमें हम ये जांच करें कि दिए गए बिंदु संरेखित बिंदु है या नहीं है। अब हमारे पास 3 बिंदु है। पहला बिंदु है, इसको हम एक नाम दे देते हैं, इसको B का नाम दे देते हैं और इसको C का नाम दे देते हैं। अब हम जांच करना है कि पॉइंट कोलिनियर संरेखित बिंदु है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम तीनों बिंदुओं के आपस की दूरी निकाल लेते हैं। अगर तीनों बिंदु संरेखित होंगे तो क्या होगा, A B C
तीनों बिंदु अगर एक रेखा पर है तो AB जमा में BC AC के बराबर बनना चाहिए। ठीक है, या अगर आपका C बिंदु यहाँ पर है और B बिंदु यहाँ पर हो, तब भी हम कहेंगे कि AC जमा में BC AB के बराबर होगा। आइए हम जांच करते हैं और पहले AB और BC और AC का मान निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे AB की बीच की दूरी। अब दूरी सूत्र हम पढ़ चुके हैं, चलेगा AB निकालते हैं। अब AB जब निकाल रहे हैं तो B में से A वाले कोऑर्डिनेट को घटा देंगे, Y में से Y, X में से X। चलिएगा, अब यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x1 है, तो 2 - 1 का स्क्वायर जमा। अब y में से y वाले 3 में से 5 है, 3 - 5 का स्क्वायर, और इसका पूरे का हमने कर दिया है स्क्वायर रूट। इसको हल करने पर हम प्राप्त करते हैं 2 में से 1 का वर्ग आएगा, जमा में 3 में से 5 गया -2 का वर्ग। हम प्राप्त करते हैं 1 का वर्ग जमा में 2 का वर्ग किया तो 4, ये आपके पास वर्गमूल 5 आ गया। इसी प्रकार हम BC निकाल रहे हैं। अब BC निकाल रहे हैं तो C में से B वाले कोऑर्डिनेट घटाएंगे, X में से X घटेगा, Y में से Y घटेगा। चलिएगा, -1 माइनस में 2 का वर्ग जमा में -11, BC का भी -11 -3, -11 में से क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे और इसका वर्ग हो गया है। इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, बराबर है -2 -4 हो गए हैं। -4 का वर्ग किया तो आपके पास 16 आ गया, प्लस में 11 और 3 14 हो गए। 14 का वर्ग किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 256 बनेगा। जब मैं ठीक कर रहा हूँ 14 सॉरी 56 आ गया एंड 196 आया। ये आपके पास आ गया है 196। अब 196 और 16 को जब आपने ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 212 आ गया। ठीक है, चलिएगा, अब निकालते हैं AC। अब AC निकालेंगे तो C में से A घटेगा। C क्या आपके पास है, -2 है, -2 में से क्या घटेगा, A घटेगा तो -1 जमा में -11 में से -5 चला गया, -11 तो है, उसमें से हम घटाएंगे 5 और इसका पूरे का क्या आएगा, रूट आ गया, इक्वल टू क्या करेंगे, -2 और -3 हो गया, उसका वर्ग किया तो आपके पास 9 आ गया, 11 5 6 हो गए, 16 हो गए हैं। 16 का अगर आप वर्ग करोगे तो आप क्या पाओगे, 256 मिलेगा आपको। 16 का वर्ग करके देखते हैं 96 और ठीक है, और इसको जब ऐड किया तो आपके पास आ गया है 134। अब अगर क्या पाते हो कि इन्हीं दो को जोड़ने पर तीसरे के बराबर नहीं बना, क्या बना पा रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसके बराबर नहीं होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसके बराबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि AB जमा में BC बराबर नहीं है AC के। हम बराबर नहीं है तो पॉइंट्स क्या आएंगे, आपके सरेखी नहीं होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। इस प्रकार हम दूरी का सूत्र प्रयोग करके सरेखी बिंदु निकाल सकते हैं। तो अब तक जो पढ़ा है उसके आधार पर आप 7.1 जो एक्सरसाइज है आप उसको हल कर सकते हैं। उसमें जो आपको दिक्कत आए उस सवाल की आप वीडियो बनाकर मेरे पास भेजें। चलिएगा, नेक्स्ट पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, जिसको विभाजन सूत्र भी कहा जाता है।
इसमें क्या है कि आपको A और B दो बिंदु दिए होते हैं, एक अन्य C बिंदु आ जाता है। अब C बिंदु आया है तो इस बिंदु ने इसको दो भागों में बांट दिया है। ये भाग बराबर भी हो सकते हैं और अलग अनुपात के भी हो सकते हैं। मान लीजिएगा इस C बिंदु ने अलग अनुपात M1 और M2 में भाग दिया कि पूरे AB रेखाखंड को इसने दो अनुपातों में बांट दिया है, M1 और M2। तब हमें C जो बिंदु है उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब C का जो x निर्देशांक रहेगा वो हम कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल सूत्र है, याद करने के आसान है कि M1 जो होगा इस अनुपात को आपने इससे गुणा करना है और इसी प्रकार इसको आपने M2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप समझिएगा, आप C का x निर्देशांक निकालना चाहते हैं तो क्या होगा कि सबसे पहले आप लिखोगे x1 और x1 की गुणा किससे होगी? M2 से, जमा यहाँ से आपको उठाना है x2 और x2 की गुणा किससे होगी? M1 से, और आपको डिवाइड कर देना है M1 जमा M2 से। तो इस प्रकार x से हम निर्देशांक निकाल पा रहे हैं। इसी प्रकार जो y होगा उसका मान क्या आएगा? अब y लेंगे हम, y लेंगे किससे? यहाँ से y1 आपने निकालना है, y1 की गुणा किससे करेंगे? आप इधर M2 से करेंगे, प्लस में यहाँ से y2 उठाएंगे और y2 की गुणा किससे करेंगे? M1 से करेंगे और डिवाइड कर देना है M1 जमा M2 से। तो इस प्रकार ये हमारे पास दो सूत्र मिल गए हैं जिसके द्वारा हम C के निर्देशांक निकाल सकते हैं जो कि x और y है। आइएगा एक और प्रश्न लेते हैं, एक उदाहरण के द्वारा इस फॉर्मूले को हम इंप्लीमेंट करते हैं। आइए विभाजन सूत्र को एक उदाहरण पर लगाकर देखते हैं कि किस प्रकार हम P बिंदु को निकाल सकते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है, आपके पास A और B बिंदु दिए हैं, इनको मिलाने से रेखाखंड प्राप्त हुआ है। अब P एक ऐसा बिंदु है जो इस AB रेखाखंड को 3:1 में बांट रहा है। तो आपको P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब हम सूत्र पढ़ चुके हैं, उसी का इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपने ये x निकालना है तो क्या होगा कि जो नजदीक की गुणा दूरी वाले से, अब इसकी जो गुणा होनी है वो 1 से होनी है और इससे दूर कौन है? ये 3। आई बात में, यानी नजदीक की गुणा दूर वाले से। अब आपके पास x है, x को अगर आप निकालोगे तो x से आपने पॉइंट लेने हैं। अब यहाँ पर आपने 4 लेना है। अब 4 की गुणा किससे होगी? 1 से, जमा में अब इस 8 की गुणा किससे होगी? 3 से, और डिवाइड कर देना है इन तीन पात के योग को। 3 जमा में 1 बराबर है, हल करने पर इनका तो हमारे पास 4 आ गया। 4 जमा में 24 और 3 जमा 1 4, 24 4 28, 28 को बटे 4 तो आपके पास 4 है 7। चलिएगा अब y निकालते हैं। y में y के कोऑर्डिनेट लेंगे और दूर वाले से तो गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर -3 है, इस -3 की गुणा होगी 1 से, जमा में इस 5 की गुणा आप इससे करोगे 3 से और भाग कर दोगे 3 के अनुपात के योग से, बराबर आ गया -3 जमा में 15, भाग किया आपने 4 से, 15 बटा 3 बराबर 12, 12 बटे 4 बराबर आ गया 3। तो इस प्रकार हमें जो P बिंदु मिला है वो क्या मिल गया है? x का मान आपके पास है 7, y का मान आ गया 3। तो ये जो बिंदु आ गया है
ये एक ऐसा बिंदु है जो AB रेखा को 3:1 में बांट रहा है। चलिए एक अन्य उदाहरण लेते हैं जिसमें हम अनुपात निकालेंगे, तीनों बिंदु दिए होंगे। आइए एक ऐसा उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में हम सीखेंगे कि जब A और B को C किस अनुपात में भाग कर रहा है वो कैसे निकाला जाए। अब मान लीजिएगा ये P बिंदु है जो कि AB को M1 M2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब हमें M1 और M2 का मान निकालना है कि जो P बिंदु है वो AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। आइए प्रश्न हल करते हैं। वही विभाजन सूत्र आपने फिर से लगाना है। विभाजन सूत्र में हम क्या कर रहे थे कि जो -4 था, जो x था, वो कैसे आ रहा था कि नजदीक वाले की गुणा दूर वाले से करना है, नजदीक वाले की गुणा दूर वाले से। अब x जो था अपना -4 ये किसके बराबर आता था, यहाँ से हम लेते थे -6 और इसकी गुणा करते थे दूर वाले से M2, जमा में यहाँ से फिर x किया और इसकी गुणा आपने कर दी है M1 से, और आपने क्या किया M1 दोनों के अनुपात का योग कर दिया है। इसको हल करने पर -4 बराबर है -6M2 प्लस में 3M1 और M1 प्लस में M2 आपके पास आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 से मल्टीप्लाई करनी है, ये वहाँ जाकर गुना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि -4M1 -4M2 बराबर है -6M2 प्लस में 3M1। अब M1 और M2 जो है उनको एक साइड में कर लेते हैं। आप इस M1 को उधर ले जाइएगा, इस M2 को इधर ले जाइएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 4M1 और माइनस का 3M1 इक्वल टू माइनस का 6M2 और ये इधर आकर प्लस का हो गया 4M2। इनको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, माइनस के 7M1 इक्वल टू 4 में 6 किया तो माइनस के 2M2, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दीजिएगा और M1 बाई M2 बराबर क्या आ जाएगा, M1 M2 की गुणा से 2 से और M1 की 7 से, या हम कह सकते हैं कि M1 अनुपात M2 बराबर आ गया 2 अनुपात 7। इस प्रकार एक बार हल करने पर ही हम इनका अनुपात निकाल सकते हैं। आप चाहो तो y के लिए हल कर सकते हो, वो भी जो अनुपात आएगा 2 अनुपात 7 ही आता है। तो इस प्रकार इस उदाहरण में हमने समझा कि जब तीनों बिंदु दिए हुए हैं तब अनुपात कैसे निकाला जा सकता है। आइए इस एग्जाम्पल को समझते हैं। इस एग्जाम्पल में आपके पास 2 बिंदु दिए हुए हैं A और B। अब A और B जो रेखाखंड आपके पास बना उसको y एक्सिस काट रहा है। अब कहाँ काट रहा है ये नहीं पता। अब y एक्सिस अगर काट रहा है तो ये y एक्सिस इस AB रेखाखंड को किस अनुपात में बांटेगा, हम ये निकालना चाहते हैं। अब आप पढ़ चुके हैं कि y एक्सिस क्या होता है, आपने देखा हो ये आपका x और y एक्सिस है। y एक्सिस पर x का मान क्या होता है, हमेशा 0 होता है। इसी प्रकार आपका जो x एक्सिस है इसका दूसरा नाम अगर आप देना चाहो तो आप कह सकते हो कि y का मान 0। अब यहाँ पर मान लेते हैं
कि इस बिंदु पर y एक्सिस ने काटा है। अब y एक्सिस ने काटा है तो x का मान आपके पास 0 होगा और y का मान y। अब हमने निकालना है कि ये जो y एक्सिस है यह AB रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है। हम मान लेते हैं कि इसको k अनुपात 1 में बांटता है। अब हमें k का मान निकालना है। अब k का मान निकालने के लिए हमें फिर से विभाजन सूत्र जो है उसका हम प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र में हमें पता है कि ये जो 0 है, जो x होता है वो किसके बराबर होता है कि पास वाले की गुणा 2 से और इसकी गुणा k से। अब आप 0 के लिए हल कर लें। अब जो x एक्सिस होता था वो क्या होता था 5 की गुणा 1 से जमा में -1 की गुणा k से, और हल करने पर हमें और इन दोनों के अनुपात का हम योग कर देते हैं। तो हल करने पर हम प्राप्त करते हैं कि 0 बराबर है 5 - k और नीचे क्या आ गया k प्लस में 1। अब इसको इससे भाग करने पर उत्तर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये 0 तो नहीं हो सकता, ये 0 होएगा तो उत्तर आपका इंफिनिटी आएगा, क्योंकि हम क्या कहेंगे कि जो k प्लस 1 है, k प्लस 1 बराबर नहीं हो सकता 0 के। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप नीचे 0 लगाते हो, मान लो 5 है, 5 के नीचे 0 लगाओ तो आज तक इसको कोई हल नहीं कर पाया है, ये अनडिफाइंड है, नेगेटिव है। इसलिए हम कहेंगे कि 5 - k इक्वल टू 0। तो k का मान क्या आ जाएगा? k का मान आपके पास 5 आ गया। तो k का मान 5 आ गया, तो यहाँ पर आप 5 रखो और यहाँ पर 1 रख दो, तो इनका जो अनुपात बना है वो क्या बन गया है 5:1। तो ये जो y रेखाखंड है, वो जो y एक्सिस है AB रेखाखंड को 5:1 में विभाजित करता है। अब विभाजित करता है तो उसने पूछा है कि y एक्सिस जहाँ पर इसको कट कर रहा था, मान लीजिए y एक्सिस जा रहा है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है y का मान भी आप ज्ञात करें। अब हमें अनुपात पता चल गया है तो बड़े आसानी से आप y का मान निकाल सकते हैं। k के स्थान पर आप 5 रख लीजिएगा और y के लिए हल करें तो क्या आता है अपने पास कि y बराबर है, अब y के निर्देशांक लिखिएगा -6 की गुणा 1 के साथ जमा में -4 की गुणा 5 के साथ, और डिवाइड हो जाएगा दोनों का अनुपात 0 से, बराबर है -6 और -20 हो गया, नीचे आपके पास 6 आ गया, बराबर क्या आ गया -26/6, 2 से कैंसिल किया तो 13/3। अब y का मान भी आपके पास आ गया है, x का मान पहले 0 है, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा, प्रतिच्छेदी बिंदु रहेगा, वो क्या आएगा 0 और -13/3। तो ये आपका बिंदु क्या आएगा 0 और -13/3। तो आपको समझ आ गया हो गया। आइए अब हम सीखते हैं कि जो एक ट्रायंगल आपके पास होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा, निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा किस प्रकार हम एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके लिए सूत्र को याद करने का तरीका देखो आप। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लिखना है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल या त्रिभुज, जो भी आप कहो, क्षेत्रफल कैसे आएगा इसका, आपने बार लगा देना है 1/2 और आपने लिख देना है x1 x2 x3। आपने तीनों लिख दिए x1 x2 x3। अब याद कैसे करना है, अब x1 के बाद क्या आएगा y लेना आपने, y2 माइनस में y3, यहाँ पर प्लस का निशान लगा देना है। x2 के बाद क्या आता है आपका y3
माइनस y1 प्लस अब x3 है तो y क्या आएगा y1 माइनस y2। तो इस प्रकार इस सूत्र को हम लिख सकते हैं। एक बार फिर समझे आप, सिस्टम क्या है कि x1 x2 और x3 है आपके पास। इसी प्रकार आपके पास है y1 y2 y3। कैसे याद करना है कि x1 के बाद x2 लेना है, x2 के बाद x3, x3 के बाद x1, ऐसे y1 के बाद y2 के बाद y3 आपने ऐसे उनको लेना है। अब क्या करना है सबसे पहले x1 x2 x3 x1 x2 और x3 तीनों आपने लिखनी है। अब जो x1 है वो उसका आपने y नहीं लिया, आपने x1 ले लिया है तो इसका y1 नहीं लिया ना, आपने शुरू करना y2 से, y2 माइनस y3 फिर क्या आएगा y3 माइनस y1 और फिर क्या आएगा y1 माइनस में y2। तो इस प्रकार इस सूत्र को याद कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं कि किस प्रकार एरिया निकालते हैं सूत्र का प्रयोग करके। अब हमारे पास ए बी सी तीन बिंदु दिए हुए हैं और इनसे एक ट्रायंगल बनता है। मान लीजिए आपके पास ए बी सी ये ट्रायंगल बना है, तो इस ट्रायंगल के द्वारा जो क्षेत्रफल बना है हमने वो लिखा। तो मैंने आपको सिखाया है कि जो क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसको याद करने का जो तरीका है उसी तरीके को इसके अंदर हम बता देते हैं। अब आपको पता है ये x1 है, ये x2 है, ये x3, हम तीनों को लिख देंगे। बाद लगाएंगे 1/2, x1 आ गया 5, x2 आ गया 4, x3 आपके पास आ गया 7 और सबके साथ लगाएंगे ब्रैकेट। ठीक है, ये आप इसमें आ गया। आपने तीनों x1 x2 x3 5 और 7 तीनों को ले लिया। फिर मैंने आपको बताया था कि जिसका x1 लिया है ना उसका y1 नहीं लेना है, हम y2 से शुरू करेंगे। अब क्या करेंगे 7 में से क्या घटाएंगे माइनस का 4, 7 माइनस पहले से है तो ये क्या हो गया आपके पास प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, अब माइनस के 4 में से क्या मिलेगा, ये आपके पास y3 है, y3 में से क्या जाएगा y1 जाएगा, यानी माइनस का 4 और माइनस उसमें जाएगा माइनस का 2। अब आगे क्या है 2 में से क्या जाएगा माइनस का 7, 2 माइनस का 7। x1 x2 x3 आपने लिख दिया है। y2 में से y3 जाएगा, y3 में से y1 जाएगा, y1 में से y2 हम माइनस कर देंगे। इसको हल करते हैं। हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 5 इंटू 11 जमा में 4 इंटू में माइनस के 6 प्लस 7 इंटू माइनस के 5। चलिए हल करते हैं। बराबर आ गया 1/2 55 माइनस के 24 और माइनस के 35। चलिए हल कर देते हैं इनको। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास आ गया है 9 और 59, ये आपके पास माइनस का हो गया है और 55 आपके पास प्लस का है। हल करने पर 4 आ गया तो बराबर क्या करेंगे 1/2 माइनस का 4 बराबर आ गया माइनस का 2। अब क्योंकि एरिया है, एरिया में हम माइनस नहीं लेते, सिर्फ प्लस का एरिया शो करते हैं क्योंकि एरिया कभी माइनस नहीं हो सकता। इसी प्रकार दूरी जो आएगी दूरी में भी हम माइनस लेंगे तो इसका एरिया जो बना है वो कितना बना है 2 यूनिट्स आप कह सकते हो, 2 इकाई इसका एरिया बनता है। ये सारा एरिया 2 इकाई। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा है कि जो बेसिक है पूरे चैप्टर में वो सब हमने किया है। अब इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है
तीनों एक्सरसाइज में जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उस सवाल की आप वीडियो बनाएं और हमारे पास भेजें और हम उस सवाल का जवाब की वीडियो बनाकर आपको देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए सहायक होगी और आप ये जो चैप्टर है उसको कर पाओगे। धन्यवाद, शुक्रिया। तो साथियों, हमें विश्वास है कि आज का जो कार्यक्रम है वो आपको पसंद आया होगा और आप इस बात को सही भांति जान गए होंगे कि किस प्रकार के कार्यक्रम से विद्यार्थियों की शंका समाधान और इसके साथ साथ उनका विषय के प्रति भाव रुझान भी बढ़ाया जाता है। तो आपसे एक निवेदन है कि इस कार्यक्रम की वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारे देश, हमारे प्रदेश के हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे, वो अपनी शंका और अपनी समस्या का वीडियो बनाकर इस कार्यक्रम में भेज सकें, तो उसके सवालों के जवाब में शामिल